हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल RKN क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है आहार नाल का सबसे पहले भाग मुख गुहा के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार नाल के। आहार नाल का आज हम लोग वर्णन करेंगे। चलिए, तो ग्रसनी से पहले देखिए, सबसे पहले मुख गुहा के बाद मुख गुहा, ये जो होता है मुख गुहा है, क्या है? मुख गुहा। तो मुख गुहा का जो पीछे वाला भाग होता है वही ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का मुख गुहा का मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ध्यान दीजिए, ग्रसनी में दो छिद्र होता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक का नाम होता है कंठ द्वार और एक का नाम होता है निगल द्वार। एक का नाम होता है निगल द्वार। ध्यान दीजिए, हम लोग जब भोजन मुख गुहा में प्रवेश करते हैं तो मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में। देखिए, ग्रसनी पर दो छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। ध्यान दीजिए, ये होता है निगल द्वार, निगल द्वार, कंठ द्वार मान लेते इसको, कंठ द्वार, और ये निगल द्वार। कौन द्वार? निगल। ध्यान दीजिए, कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है, एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। जिसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसमें हमें दिक्कत हो रही है। एपिग्लोटिक्स, हाँ। कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। ध्यान दीजिए, जब हम लोग भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, जब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है तो जो एपिग्लोटिस होता है ये कंठ द्वार को ढक देता है और निगल द्वार की तरफ द्वार जो होते हैं उसको खोल देते हैं, यानी कि तो भोजन हम लोगों को निगल द्वार होते हुए आहार नाल में चला जाता है। ध्यान दीजिए, कंठ द्वार नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार नीचे की ओर कहाँ खुलता है? तो श्वास नली में। कहाँ? श्वास नली में। और निगल द्वार नीचे की ओर कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। ध्यान दीजिए, तो एपिग्लोटिस का कार्य क्या है कि जब भी हम अगर भोजन करते हैं, इसका कार्य होता है गेट की तरह कार्य करता है। या क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देता है। कंठ द्वार नीचे की ओर श्वास नली होते हुए फेफड़ा में खुलती है और निगल द्वार ग्रास नली होते हुए आमाशय में खुलती है। तो जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस का कार्य है कि कंठ द्वार को ढक देता है। कंठ द्वार को क्या करता है? ढक देता है, जिससे हम लोग का भोजन जो होता है निगल द्वार में चल जाता है। निगल द्वार होते हुए हम लोग का आमाशय में चला जाता है। ध्यान दीजिए, हाँ। उसके बाद तो निगल द्वार से भोजन कहाँ पहुंचा? ग्रास नली में। कहाँ पहुंचा? ग्रास नली में। देखिए, ग्रास नली में, ग्रास नली की जो दीवारें होती है वो सिकुड़ता है और फैलता है। ग्रास नली की दीवारें क्या होती है? सिकुड़ता है एवं फैलता है, यानी ये कह सकते हैं संकुचन एवं शिथिलन। ग्रास नली की जो दीवार होती है वो क्या करता है? संकुचन। क्या? संकुचन एवं शिथिलन करता है। संकुचन एवं शिथिलन करता है, जिसे ही हम लोग परमाणु कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कुंचन। हाँ, तो ग्रास नली की दीवार क्या होती है? कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? परमाणु कुंचन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, परमाणु कुंचन क्या होता है? परमाणु कुंचन ग्रास नली में इसलिए होता है कि जो हम लोगों का भोजन है वो धीरे धीरे खसक कर का नीचे चली जाए। परमाणु कुंचन ग्रास नली में होता है कि हम लोग का जो भोजन है तो वही सिकुड़ने फैलने से भोजन धीरे धीरे कहाँ चला जाए? नीचे चला जाए। नीचे करने का अर्थ होता है कि आमाशय में चला जाए। कहाँ चला जाए? आमाशय में। तो हम लोग का ग्रसनी और ग्रास नली समझ गया। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो, कंठ द्वार एवं निगल द्वार। कंठ द्वार नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार नीचे की ओर ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली की दीवार में संकुचन एवं शिथिलन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कुंचन। परमाणु कुंचन क्यों जरूरी है? तो भोजन को नीचे सरकने के लिए परमाणु कुंचन जरूरी है। चलिए, तो हम लोग है ना ग्रास नली के आगे वाले पार्ट को समझते हैं। ग्रास नली के अगला भाग को समझते हैं। हटा दे, स्क्रीनशॉट लेना है तो इधर ले लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने समझा ग्रास नली, क्या समझा? ग्रास नली। ध्यान दीजिए, अब ग्रास नली जो होती है नीचे की ओर अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अमाशय में। हाँ, ग्रास नली नीचे की ओर कहाँ खुलती है? अमाशय में, यानी कि जो पेट बोलते हैं ना, यही अमाशय को बोला जाता है। तो ग्रास नली नीचे की ओर अमाशय में खुलती है। ध्यान दीजिए, अमाशय, अमाशय जो होता है एक चौड़ी थैली के समान होता है। अमाशय क्या होता है? एक चौड़ी थैली के समान होता है। तो हम अमाशय जो होती है, अमाशय, अमाशय की दीवारें जो होती है एक रस स्रावित करता है, जिसका नाम क्या होता है? जठररस। अमाशय की दीवार से, अमाशय की दीवार से स्रावित रस, स्रावित रस जठररस कहलाता है। क्या कहलाता है? जठररस। ध्यान दीजिए, तो जो जठररस, जठररस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो होता है पेप्सिन को, पेप्सिन एंजाइम को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है, जिससे यह भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह अम्लीय होता है, जिसके कारण जीवाणु को भी मारने का यह कार्य करता है। ध्यान दीजिए, अमाशय, अमाशय लगभग एक प्रतिदिन लगभग 3 लीटर अमाशय जठररस स्रावित करता है। ध्यान दीजिए, अमाशय के भी 3 भाग हैं। अमाशय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक कार्डियक, कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक, और तीसरा की बात करें तो पुंडिक। क्या? पुंडिक। हाँ, अमाशय के भी 3 भाग है, कार्डियक, पाइलोरिक और पुंडिक। अमाशय के 3 भाग के नाम है। ध्यान दीजिए, जब कभी अमाशय की दीवार जो है ज्यादा जठररस स्रावित कर देता है, ज्यादा जठररस स्रावित कर देता है, या लंबे समय तक भूखे रहते हैं, या क्या करते हैं? लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जठररस जो है, ये जो एंजाइम अमाशय की दीवार से जो एंजाइम निकलता है, हमारे अमाशय की दीवार को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? कमजोर। ज्यादा दिन भूखे रहने से क्या होती है कि इसमें उस जो अमाशय है उसमें एक घाव उत्पन्न हो जाता है। जो ये एंजाइम है क्या करता है? उस दीवार को कमजोर कर देता है, जिससे उसे इसमें एक घाव उत्पन्न हो जाता है, जिस घाव का नाम होता है, इस घाव का नाम होता है पेप्टिक अल्सर घाव। पेप्टिक अल्सर घाव। पेप्टिक अल्सर घाव कैसे होता है? तो ज्यादा लंबे समय तक भूखे रहने से क्या नाम है? अमाशय की दीवार से जो एंजाइम स्रावित होता है वो अमाशय की दीवार को कमजोर कर देता है, जिसके कारण उसके दीवार में कौन सा घाव उत्पन्न हो जाता है? कौन सा रोग? तो पेप्टिक अल्सर। कौन सा? पेप्टिक अल्सर। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? तो इसी का नाम है अमाशय। देखिए, अब हम लोग नीचे समझते हैं, जठररस नीचे। चलिए नीचे समझते हम लोग, छोटी आंत। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत कहने नाम का छोटा, छोटी आंत नाम का छोटा, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही छोटी आंत कहलाता। आहार नाल का, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। हाँ, कौन नाम से यह छोटा है कि छोटी आंत, लेकिन आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। इसकी लंबाई होती है, लेंथ की बात करें तो 6 मीटर, और इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 6 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। कितना मीटर? 2.5 मीटर। हाँ, तो आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर लंबाई होती है, और चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 मीटर होती है। किसमें? चलिए ध्यान दीजिए, तो विभिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई, मतलब शाकाहारी जंतुओं में जो होती है इसकी लंबाई ज़्यादा पाई जाती है। जो छोटी आंत होती है शाकाहारी जंतुओं में, इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम पाई जाती है। ध्यान दीजिए, छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग।
छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होते हैं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। देखिए ग्रहणी, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो सब आहार नाल छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी करते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और दूसरे भाग को इलियम कहते हैं। इसके बीच में क्या पाई जाती है? तो जेजुनम। इसके बीच में क्या होती है? जेजुनम होती है। ध्यान दीजिए। देखिए तो छोटी आंत, छोटी आंत की दीवारें भी कुछ रस एंजाइम स्त्रावित करती है। जिस एंजाइम का नाम होता है आंत्ररस। का नाम होता है आंत्ररस। ये भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। भोजन को पचाने में मदद करता है। ये जो छोटी आंत होती है, भोजन का पचा हुआ भोजन छोटी आंत के इस इलियम भाग में ही समाप्त हो जाता है। कौन से भाग में? इलियम भाग में ही समाप्त हो जाता है। हाँ, भोजन का पाचन इस छोटी आंत के इलियम भाग में ही समाप्त हो जाता है। चलिए तो हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं। तो यही है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। चलिए हम लोग आहार नाल के अगले भाग को समझ रहे हैं। देखिए आहार नाल का जो अगला भाग है उसका नाम है यकृत। क्या? यकृत। यकृत यानी कि आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं लीवर। क्या कह सकते हैं? लीवर। छोटी आंत का जो छोटी क्या नाम है? आहार नाल का अगला भाग है यकृत। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीवर। क्या बोल सकते हैं? लीवर। ध्यान दीजिए, यकृत से ही पीत रस स्त्रावित होता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पीत की एक थैली सुई रचना है जिसका नाम होता है पीत की थैली। पीत की थैली। ध्यान दीजिए, यकृत। यकृत आहार नाल में कैसे संबंधित है? यकृत से आहार नाल से क्या संबंध है? ध्यान दीजिए, तो जो यकृत की दीवार होता है यह पीत रस का स्रावित करता है। यकृत की दीवार किस रस का स्रावित करता है? पीत रस का स्रावित करता है। और यह जो पीत की थैली यानी कह सकते हैं पित्ताशय। पीत की थैली को क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। यकृत की दीवार से जो रस स्रावित होता है पीत रस, उस किस में जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। किस में जमा होता है? पित्ताशय में। क्योंकि हमारे भोजन पचाने में भी पीत रस मदद करता है। भोजन पचाने में पीत रस मदद करता है। ध्यान दीजिए, यकृत यानी कि लीवर। यकृत यानी कि लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आप लोग क्या कह सकते हैं? लीवर। कि लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान दीजिए, इसका वजन की बात करते हैं हम लोग तो करीब 1.5 kg है। कितना है? करीब 1.5 kg। आहार नाल की क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। इसका वजन कितना है? 1.5 kg। यकृत के दीवार से कौन सा रस स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है। कौन सा रस? तो यकृत के दीवार से स्रावित रस कहाँ जाकर जमा होता है? तो पीत की थैली यानी कि कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। ध्यान दीजिए, पीत जो होता है एक हल्का एवं गाढ़ा सा क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय। क्षार करने का अर्थ होता है जो कड़वा हो। क्या हो? कड़वा हो। तो पीत जो है एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। तरल यानी कि बहने वाला पदार्थ है जो कि एक क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय द्रव है। ध्यान दीजिए, तो जो यकृत है 2 प्रकार से हमारे पाचन में, भोजन के पाचन में मदद करता है। पहला है जो अमाशय। अमाशय से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तो भोजन को अम्लीय करके भेजता है। क्या करके भेजता है? अम्लीय करके भेजता है। तो वो अम्लीय करके भेजा तो उसको क्षारीय कौन बनाएगा? पीत रस। उसको क्षारीय कौन बनाएगा? पीत रस। अब दूसरा है कि यह वसा का विखंडन कर देता है। किसका विखंडन कर देता है? पीत रस वसा का विखंडन कर देता है।
इस तरह से यकृत जो है, यकृत के दबाव से जो पित्त स्रावित होता है, ये क्या करता है कि अम्लीय को क्षारीय कर देता है। उसके बाद यह वसा का विखंडन कर, क्योंकि देखिए विखंडन भोजन का पाचन नहीं होता है कि जटिल से उसको सरल में बदल देना, यानी कि बड़े से किस में बदल देना, छोटे में बदल देना। मुझे आशा है कि यह आप लोगों को समझ में आया हो। तो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।